नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पंजाब सरकार को हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने डांट लगाई है और फटकार इतनी कड़ी लगाई कि उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर खालिस्तानी मूवमेंट पनपता रहा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आखिरकार 80,000 पुलिसकर्मी वो कर क्या रहे थे कि आपके यहां से एक मोस्ट वांटेड ऐसा आतंकवादी जो खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था, जो अपनी एक अलग से सेना बना रहा था, जो नशे की खेप प्रदेश में बांट रहा था और आपको कानो कान उसकी खबर नहीं हुई। अगर केंद्र सरकार आपके ऊपर प्रेशर ना बनाती तो आप ये एक्शन लेने को तैयार भी नहीं थे। आखिरकार क्यों, यह सवाल पूछा गया और इस सवाल के जवाब में आपको बता दूं, जो जवाब दिया पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल विनोद घई, उन्होंने बाकायदा हाई कोर्ट में यह बयान दिया है। उन्होंने कहा पुलिस के पास हथियार तो थे लेकिन उन्हें बल प्रयोग करने के लिए मनाही थी। ये उस जिरह के जवाब में दिया जब हाई कोर्ट में यह पूछा गया कि अमृतपाल जो कि पूरे खालिस्तानी मूवमेंट को चलाना था, जो कि वारिस पंजाब दे नाम का संगठन चलाकर युवाओं को जोड़ रहा था और वहां जिस तरह की गतिविधि चल रही थी कि वो एक व्यक्तिगत अपनी सेना बना रहा था, बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे गए, हथियार खरीदे गए, आईएसआई के इशारे पर यह सारा ऑपरेशन चल रहा था और उसके बावजूद भी आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। तो इसके जवाब में आप सबको ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एडवोकेट जनरल है जो पंजाब सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में प्रस्तुत हुए थे, उन्होंने जो खुलासा किया है इससे पता लग जाता है कि आम आदमी पार्टी की मंशा क्या है। उन्होंने कहा पुलिस के पास हथियार थे लेकिन इन्हें प्रयोग करने की मनाही थी और इसीलिए आप देखें कि कोई पुलिसकर्मी गाड़ी लेकर दौड़ तो रहे थे पीछे, ये तो दिखा, गांव गांव दौड़े, लेकिन ना एक गोली चली ना कोई एक घायल हुआ और एनकाउंटर की तो बात ही छोड़ दो। सोचिए इसकी जगह अगर योगी जी होते, तो मुख्यमंत्री अगर योगी होते और ये पुलिस कोई भी होती, मैं पहले भी कह चुका हूं पंजाब की पुलिस कमजोर पुलिस नहीं है, पुलिस कहीं की भी कमजोर नहीं होती। उनके पास जो हथियार है उसको चलाने में वो ट्रेंड होते हैं और इसी काम को वो जानते हैं कि बदमाश को कैसे काउंटर किया जाता है। पुलिस के अपने जो तरीके हैं काम करने के, उनके पास जो सूचनाओं का तंत्र है, वो हर जो उनके जीवन में ट्रेनिंग चलती है, सिपाही तक रैंक का व्यक्ति भी अपने एरिया में जहां रहता है, अपनी बीट में, वो मजबूती से उस बात को समझता है कौन कौन कैसे बदमाश हैं इस एरिया में, कौन शरीफ सज्जन लोग हैं, कौन क्या है, पूरी जानकारी उसके पास होती है। अगर कोई उनका ऊपर का अधिकारी ही उसको आदेश ना दे तो वो क्या करेगा, और अधिकारी को नेता आदेश ना दे तो क्या करेगा। राज्य के डीजीपी को अगर कोई आदेश नहीं है एक्शन लेने का, या उस जिले के डीआईजी आईजी को आदेश नहीं है, तो वो अपनी मर्जी नहीं कर सकता। ये लोकतंत्र है, उसमें कोई भी डीआईजी आईजी पुलिस का अधिकारी अपनी मर्जी से किसी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकता, तो सिपाही की तो हिम्मत क्या है। अब ये खुद जब एडवोकेट जनरल पोल खोल रहे हैं कि उनको आदेश नहीं था, अब आप समझ लीजिए, तो जब पुलिस को कुछ हथियार प्रयोग करने का आदेश नहीं है, दूसरी तरफ जिनको वो पकड़ने जा रहे हैं अमृतपाल सिंह और उसके साथी, उनके पीछे आईएसआई है और उनके पास हथियार हैं और अत्याधुनिक हथियार हैं, तो किसी के ऊपर भी चल जाएगी। कोई गिरफ्तारी करने जाएगा तो वो गिरफ्तारी क्यों देगा। ये तो इन्होंने एक तरह से हाई कोर्ट में ये बात बताकर खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वालों को और सरकार की मंशा बता दी कि भाई हमें आदेश नहीं है पुलिस को, तुम जो करना चाहो करो। और ये हमने देखा है पंजाब के अंदर जो हो रहा है, बेअदबी के नाम पे हत्या, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे, और ये सब जो हो रहा है, इसमें पहले से ही पब्लिक डोमेन में ये चीजें तो हैं कि अमृतपाल जो है ये तो दुबई से आया, उसके पहले ये ट्रक चलाता था, ऐसा लोग कहते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करता था। तो इसके पीछे जो आदमी कल तक सिख धारण केश धारण नहीं करता था, वो आज पगड़ी पहनकर सिख वेश रख के और आज वो सिखों को प्रवचन दे रहा है, उनके लिए खालिस्तान की मांग कर रहा है, वो ड्रग को दूर करने की बात कर रहा है। इस सबके मामले में केंद्र सरकार ने पूरा कच्चा चिट्ठा तैयार कर लिया और तैयार करने के बाद पंजाब सरकार को सीधे सीधे चेतावनी दी कि या तो कार्रवाई करिए
नहीं तो फिर केंद्र कार्रवाई दोनों पर करेगा, अपराधियों पर भी, आतंकवादियों पर भी और सरकार पर भी। तो फिर पब्लिक डोमेन में ये चीजें जब आएंगी कि राज्य सरकार ने पंजाब के हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, केंद्र को आगे आना पड़ा, तो इनकी सारी पोल खुल जाएगी। और यह कहा जा रहा है कि उसके बाद भगवंत मान जब अमित शाह से मिलके गए तो उनको बात समझ में आ गई। तो अभी जो चीजें खुलासा किया गया है, यह हाई कोर्ट की फटकार के अलावा आपको बता दूं, जो केंद्रीय एजेंसी हैं उनके पास कुछ जानकारी आई है, तो मैं बता देता हूं आपको। उन्होंने जो चीजें बताई हैं कि ये कोर्ट में भी रखा गया है कि अमृतपाल ने आनंदपुर खालसा फौज के नाम से एक प्राइवेट आर्मी बना रखी है, उसमें युवाओं को भर्ती किया, उनको हथियार दिए गए और उनको पैसा भी दिया गया। यह पैसा पाकिस्तान की गुप्तचर एजेंसी ISI से आ रहा है। 9 राज्यों में अमृतपाल ने वारिस पंजाब दे नाम का संगठन बनाकर युवाओं को जोड़ा है। अब आप समझ लीजिए, यह खाली पंजाब तक नहीं रह गया है, ISI का जाल 9 राज्य में फैल चुका है, जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है और ऐसे कई राज्य हैं जिसमें कि हिमाचल भी है। ऐसे कई राज्य हैं जो पाकिस्तान बॉर्डर से लगते हुए सीमा है और मामला जम्मू और कश्मीर तक पहुंच चुका है। तो यह खुलासा अब किया है और उन्होंने यह भी बताया कि 33 बुलेट प्रूफ जैकेट, वॉकी टॉकी यानी वायरलेस सेट और अत्याधुनिक हथियार, ये बता रहे हैं कि ये कभी इनकी तैयारी ऐसी थी कि यदि पुलिस से या सेना से आमना सामना हो जाए तो ये मुकाबला कर सकें या किसी भी ऐसे VVIP पर हमला कर सकें जो देश के लिए जरूरी हो। ऐसे लोगों में आपको याद होगा मोदी जी की भी सुरक्षा में चूक का मामला आया था और उस समय जो उन्होंने टिप्पणी की थी, बाद में ये कह रहे थे हैं जी कुछ हुआ तो है नहीं है, मोदी जी ऐसे ही बात को तूल दे रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं है। आज जो चीजें सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा कि 20 अगस्त 2022 से लेके मार्च 2023 तक यानी अभी तक करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन इनको मिली है, वारिस पंजाब दे संगठन के नाम पर इनको मिली है। और यह ट्रांजैक्शन की जानकारी पूरी केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है। जो लोग ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इस मामले में क्या कर रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि उसके लिए डोजियर तैयार किया गया है और उस डोजियर में ये सारी जानकारी दी गई है। और आपको बताऊं कि इसमें अब देश के अंदर भी और खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग जो पंजाब में हैं, अमृतपाल सिंह के जो आसपास हैं, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ABC। ए कैटेगरी में 142 ऐसे खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोग हैं जो अमृतपाल के निकट सहयोगी हैं, उसमें से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बी कैटेगरी में उन लोगों की सूची तैयार की गई है जो अमृतपाल को फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे, यानी उसको आतंकवादी गतिविधि और देश विरोधी गतिविधि करने के लिए पैसा दे रहे थे। इसमें आपको बता दूं जालंधर, होशियारपुर, नवाशहर की 6 ऐसी फाइनेंस कंपनियों का पता लगा है जो विदेशों से पैसा आता था और आगे ये इनको देते थे देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए। तो ये बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में उन लोगों की सूची बनाई गई है जो वारिस पंजाब दे नाम के संगठन में युवा मेंबर के रूप में जुड़ गए थे, जिनको आपने सड़कों पे उतरते देखा, जिनको आपने अमृतपाल के इर्द गिर्द देखा और जो हमेशा हंगामा करते हुए आपको दिखते हैं। इनको ब्रेन वॉश किया गया और ये तक केंद्र सरकार की एजेंसियों ने बताया कि ये जो अमृतपाल है ये आत्मघाती दस्ते तैयार कर रहा था और आत्मघाती दस्ते तैयार करके इसकी तैयारी थी कि जिस तरह से आपको बता दूं कि ये जो है हमला किया गया था बेअंत सिंह जो कि CM थे पंजाब के, और उनकी हत्या कर दी गई थी 21 अगस्त 1995 को। इसी तरह से देश के नेताओं की हत्या करने का प्लान ये बनाया जा रहा था और ये तैयार कर रहा था खड़कू नाम से, आत्मघाती को पंजाबी में खड़कू कहते हैं, दिलावर सिंह जिसने बेअंत सिंह की हत्या की थी। ये कह रहे थे कि भाई इसके नक्शे कदम पर कौन कौन अपने धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार होगा, यानी युवाओं का ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि तुम धर्म के नाम पर कौन कौन तैयार होते हो, और उसमें कुछ लोगों को जोड़ा गया। और इसीलिए आपको याद होगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को इसने सीधी धमकी दी थी अमृतपाल ने कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ वो तुम्हारा भी हो सकता है। मतलब तैयारी कुल मिला के आत्मघाती दस्ते जैसी थी। और आप जानते हैं कि नेता हैं
चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जगह जगह सभाओं में जाते रहते हैं, चुनाव होते हैं जिन राज्यों में, उन सभाओं में जाते हैं, तो कभी भी आत्मघाती दस्ता के रूप में उनको घेर कर इस तरह से अटैक किया जा सकता है, ये तैयारी इनकी थी। अब ये पोल पट्टी इन सब की खुली है, तो ये डोजियर में बताया गया है और उसमें यह भी बताया गया कि आईएसआई ने इसको जो है दुबई में, ये पहले था वहां ट्रक का काम करता था, ट्रक चलाता था, ट्रांसपोर्ट का काम था, फिर वहां से भारत इसको लाया गया और जॉर्जिया में इसकी ट्रेनिंग हुई। ड्रग रिहैब सेंटर के नाम पर गुरुद्वारों में हथियार रखे गए और ड्रग रखी गई, ये तैयारी की गई और ये गुरुद्वारों का दुरुपयोग भी इन्होंने किया। पैसे का ऑफर इसको मिला तो ये 2022 में भारत आया और भारत विरोधी काम में लग गया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वारिस पंजाब दे का हेड बनकर इसने ये काम किया है और इसमें गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि जो सिख फॉर जस्टिस, जिसका गुरु पतवंत सिंह पन्नू संचालित करता है, उसको यूएपीए में आतंकवादी घोषित मोदी सरकार ने कर दिया है। यह भी बताया गया कि उससे मिली भगत करके और बब्बर खालसा इंटरनेशनल नाम का आतंकी संगठन, उसको भी आतंकी मोदी सरकार ने घोषित किया है, उसके साथ मिलकर के ये सूची तैयार की गई है। और अब आपको बता दूं इसकी जानकारी, जो लोकसभा है उसमें गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बाकायदा पूरी डिटेल में रखी है, जिसमें कुछ आतंकवादी संगठनों को शामिल किया गया है। उसमें लश्कर-ए-तैयबा, उसका प्रमुख हाफिज सईद, इसी तरह जैश-ए-मोहम्मद का मोहिउद्दीन औरंगजेब, जेकेएलएफ के उसमें 8 आतंकी, तहरीक-उल-मुजाहिदीन के 3, केटीएफ जो है ये आपको बता दूं कि बब्बर खालसा का ही एक ब्रांच है, उसमें अर्शदीप सिंह गिल, हरविंदर सिंह सद्दू रिंदा बब्बर खालसा का, उसको इसमें डाला गया है। 54 ऐसे आतंकवादी और 44 आतंकी संगठन, इनकी जानकारी नित्यानंद राय जो कि गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने लोकसभा में रखी है और देश को यह आश्वासन दिलाया है कि अब इस पर पूरे इंटरनेशनल के तौर पर जहां भी ये लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी की मदद लेनी पड़ेगी, यानी जो मित्र देश हैं हमारे, उसके संधि के तहत इनको भारत लाया जाएगा और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बताया जा सकता है कि केंद्र की बड़ी तैयारी एक बड़े ऑपरेशन की है और देश में जो अशांति फैलाने का काम सोचकर ये इस तरह की हरकतें करने का काम कर रहे थे, उनको आज नहीं तो कल मार गिराया जाएगा या तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन इतनी जानकारी ये केंद्र की एजेंसियां दे रही हैं, केंद्रीय सरकार दे रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने इन खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले लोगों को, खालिस्तानी समर्थकों को सेफ पैसेज दे दिया और उनको फरार होने दिया, यह सब उसकी नाकामी दिखाती है। हालांकि मैं फिर से बताऊंगा कि जो सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कोर्ट के अंदर, एडवोकेट जनरल ने, कि पुलिस को गोली चलाने का, बल प्रयोग करने का उनको आदेश नहीं था, तो इसका मतलब यह हुआ कि पुलिस चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी या तो मार गिरा सकती थी, लेकिन उनको सरकार ने आदेश नहीं दिया। तो अब सवाल उठता है कि क्या यह भगवंत मान का निर्णय था या इसके पीछे भी कोई और उनसे बड़ा नेता यह आदेश दे रहा था कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। यह जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना चाहिए, क्योंकि वो पार्टी के संयोजक है। भगवंत मान से ऊपर यदि कोई है पार्टी में तो अरविंद केजरीवाल है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल को यह कहकर घेर रहे हैं कि जब यह कोर्ट में खुलासा हो चुका है तो इसके पीछे कौन था, ये पूरे देश को जानने का अधिकार है और केजरीवाल जी को इसमें जवाब देना चाहिए, भगवंत मान को इसमें जवाब देना चाहिए। देखते हैं जवाब मिलता है कि नहीं, लेकिन देश की जनता ये जान चुकी है कि इस सारे आंदोलन की जड़ कहां है और कौन है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।